अस्सलामुअलैकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नादरीन, अब हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के बाद अब जो वफाकी काबीना का इजलास था, उस काबीना ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। और ये फ़ैसला कुछ ही दिन पहले जो वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में ये मामला तय हुआ था। और अब जो काबीना के बाद काबीना का जो इजलास हुआ, उसमें ये फ़ैसला और मंजूरी लेने के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन की तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के दरमियान वक्तन ब वक्तन जो इख्तिलाफ़ात की खबरें सामने आती हैं, अब सेनेट की जो टिकट्स हैं उसके मामले पर भी इख्तिलाफ़ात और अपने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ रहनुमाओं के, वो भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ फिर अगर आप देखें तो जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ नए अरकान के हल्फ लेने का मामला है, उस मामले पर भी एक इख्तिलाफ़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मामला जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें भी गया, लेकिन अब उस बेस पे पेशावर के अंदर ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है वो मुलतवी होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ ही साथ कुछ ही दिन कबल जो असद कैसर साहब ने कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक ना सिर्फ पार्लिमान के अंदर चलेंगे बल्कि बाहर भी चलेंगे और वफाक के साथ रब्ता रखना पड़ेगा। लेकिन अब असद कैसर साहब का ये बयान सामने आ रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो वफाक के साथ रब्ता ना रखें। तो हम इस मामले पर बात करते हैं। जाहिद खान साहब सीनियर सियासतदान हैं, ANP के तर्जमान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बोश साहब, आपने टाइम निकाला। सर, सबसे पहले तो अगर आप देखें तो वफाकी काबीना के हवाले से जो अहम खबर सामने आई है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है, ये मामला आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कमीशन का कोई नतीजा निकल सकेगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल हो सकेंगे? गुरमान साहब, बहुत शुक्रिया। गुरमान साहब, देखो, एक ऐसी बात और एक ऐसे वक्त में ये चीज आया कि पता नहीं कि ये किसने किया। ऐसे तो लग रहा है कि ये उनका गेम था, अपना PTI वालों का, जो खुद उसमें फंस गए। लेकिन वो 6 जजेस से उनका मुझे समझ नहीं आते हैं कि उसने इस वक्त ऐसे क्यों किया। क्योंकि आज अगर आप देखते हैं तो जितने भी उसकी तर्जुमानी देखिए, यहाँ पे अभी लेटर निकलता नहीं है। तो अमेरिका में अगर उसे जो फॉरेन स्पोक्समैन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें एक बंदा उठ के सवाल कर रहा है कि जी इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ये लिखा। तो आप मुझे बता दें कि इसके पीछे कोई ये ऐसा नहीं है कि ये जजेस का अपना था या ये जजेस ने निकाला इसको, जो और फिर जब इसको रिलीज भी किया तो ये भी बहुत बड़ी गलती की थी 6 जजों ने। मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, अभी रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, लेकिन एक बात वादी है, इन 6 जजों को तो अभी इमरान खान की से अब अपने आप को बरिज़िम्मा करना चाहिए। ये इमरान खान की ये जो 6 जजेस ये केसेस न सुने, अगर ये सुनेगा तो अगर ये उनके फेवर में वो बात करेंगे तो फैसला देगा। क्योंकि कोर्ट्स का तो इन इस्लामाबाद के कोर्ट्स के और पेशावर के कोर्ट्स की तो हमेशा ऐसे रहा है, तो वो कहेगा कि देखिए हम नहीं कहते थे के लिए इन लोगों ने किया, और अगर उसके खिलाफ क्या नहीं। लेकिन जायद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो खत का मामला है या जो इस वक्त जो भी मामला उठा है उसके पीछे PTI है? बिल्कुल, देखिए 100% मुझे जो लग रहा है वो 100% जिस तरीके से वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। देखिए, अगर शिकायत होनी थी तो उन लोगों जजों को होनी थी जिन्हें लेटर लिखा था। वो सुप्रीम कोर्ट से फिर दोबारा बात करते ना कि जी हमें ये जो कमीशन बना रहे हमें इस पे इत्मीनान नहीं है, या हम कमीशन को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, या हुकूमत से जबकि जिसे भी करते, अब उसकी तर्जुमानी तो उसकी स्पोक्समैन कर रहे हैं। और जो कल यार उसके जो एक स्पोक्समैन है ये PTI वाला, वो मैंने सुना है कि वो तो अमेरिकन नेशनल है, उसने जो ये 2 चीफ जस्टिस के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना है। ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के और हाई कोर्ट की और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, देखिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा बंदा है कि इसके ऊपर कोई आज तक बात कर ही नहीं सकता है। वो तो ऐसे ही शख्स है, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन जायद साहब, आपको याद होगा जायद साहब कि जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने ये मामला उठाया था तो उस वक्त भी कहा गया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है, मामला है सारा। तो अब वो चीजें आपके सामने हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया है, तो अभी भी आप समझते हैं कि ये मामला भी सियासी होगा और PTI इसके पीछे है? बिल्कुल, देखिए जी, ये जो इस वक्त देखिए उसमें फर्क है। वो तो बिल्कुल उसने ओपनली एक ISI की चीफ का नाम लिया था और उसने कहा था, उसने मीडिया किया था, वो खुल के वो बात कर गई थी। लेकिन उस वक्त की जो चीफ जस्टिस था
इस्लामाबाद सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट। का, उसके खिलाफ फैसला दिया था साकिब निसार ने। देखिए उस बेचारे की ये जो 6 जजेस थे वो चीख रहे कि जी मैं जब मुझे मेरे साथ जो कुछ हो रहा था ये खामोश तमाशाई बैठे कि ये कहते कि मेरे साथ तो सोशल बाइकाट भी किया गया था। तो भाई अगर ये चीज थी तो हाँ उस बिल्कुल। वक्त क्यों सो रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब ये कि तुम्हारा हाँ कुछ चीज हाँ अपने बात में भी है, लेकिन एक बात मैं वादे करूं, इससे ज्यादा नुकसान हम्म। इस जेजस का हो रहा है। देखिए बाकी तो सियासी लोग हैं, वो जो मर्जी बात करे, जो अभी पीटीआई जितना चीख रही है, जितने बात कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, वो इन जजों के लिए नहीं है। वो इन जजों के साथ इनका कोई, और बदकिस्मती से हमारे इस मुल्क के अंदर ये मसला है कि जजेस भी हमारे यहाँ तक आ गए सही। कि जब पटी नहीं मिली हो आपके चैनल्स पे, उस वक्त उनको सुकून नहीं होता है। लेकिन उस वक्त जायद उसको साहब, अब ये चीजें आपके सामने है। जायद साहब, अब आप क्या देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फैसले हैं, पीआईए की निजकारी होने जा रही है, ये कमीशन बन गया है। अब आने वाले दिनों में आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब के लिए होंगे? अब कल के हवाले से कहा जा रहा है कि सीसीआई की मीटिंग में वजीर खजाना की बजाय वजीर खारजा को बिठा दिया गया। कौन से चैलेंजेस और मुश्किलात आप देख रहे हैं? देखिए जी, शहबाज शरीफ के लिए तो बहुत मुश्किलात है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, दो बातें है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, मुझे नहीं यकीन कि ये आगे चलेगा कि भी नहीं चलेगा। ये तो एक सेपरेट मामला था ना, ये बीच में ये कान से कूदे ये चीफ जजेस का। अगर ये चीफ जजेस का इतना पहला मसला, तो पहले ये लेटर लिखते, और जो इससे पहले बेटा हुआ था जब इमरान खान के खिलाफ जेल में चला गया था, उसकी पर जुर्म आयद थी, उसने कहा ये फटाफट अपने मर्सिडीज गाड़ी बेचकर उसको बुलाए सुप्रीम कोर्ट में, उसने गुड टू सी यू। तो उस वक्त ये चीज नजर नहीं आ रही थी। हाँ। वो उनको फोन कर रहा था, वो लेकिन ये बताएं जायद साहब कि अब जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या माहौल है? वहां पे तला महमूद साहब भी आ गए हैं, पहले फिदा साहब को टिकट दिया गया था, फिर उसके साथ साथ आप देखें तो मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वो भी आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। तो वहां पर आप माहौल क्या देख रहे हैं? क्योंकि माजी में भी कहा गया कि वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसा इस्तेमाल हुआ है। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और इस दफा तो जो हमारे सूबे का जो हशर हुआ, बल्कि देखिए बलूचिस्तान जिसको हमेशा के लिए हम कहते हैं कि वहां पैसों के बगैर काम नहीं होते, वो लोगों ने फिर भी मिल बैठकर एक मसला हल कर और अपने सेनेटर भेजे। इस तरह सिंध वाले भी अपने किसी नतीजे में पहुंच रहे। आपके पंजाब जैसे सूबे में भी हो गया। हमारे सूबे का ये बदकिस्मती है कि ये जब से ये 2013 से ये लोग आए, ये सूरत 2013 से, मुझे आप पहले बता दे, 2 सेनेट इलेक्शन हुए थे हमारे दौर में। अब एक में भी आप बता दे, दोनों में अनअफोज हो गए थे। कहा कोई भी उसमें कोई न पैसे की बात हुई थी, न कोई, जितने भी मेंबर थे जिनकी उतने की वोट थे। मैं खुद भी सेनेटर 2009 में बना था, फिर 2012 में हमारे और सेनेटर आ गए थे। तो इस वक्त जब से पीटीआई आई है ना, तो ये हमारे सूबे का तो असर हो गया, हमारे सूबे के तो माशी बर्बादी इस नहीं तो अभी आपको खदशात क्या है जायद साहब? आपके खदशात क्या है सेनेट इलेक्शन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में? कि जी जो हमारा हक तो वैसे भी फेडरेशन से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा पागल को बिठा दिया कि वो लड़ाई के अलावा कोई बात ही नहीं करता है, और हमारे सूबे से 10 साल के लिए पीछे चला गया। अभी 10 साल, ये 5 साल और होगा तो 15 साल के लिए पीछे जाएगा, क्योंकि हमारे वहां पे अगर आपकी सेनेट में नुमाइंदगी ना हो तो आप मुझे बता दें फिर क्या होगा वहां पे? कौन आपके सेनेट इसलिए बनाए कि वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है और हर सूबे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करता है। जब मेरे सूबे के सेनेटर्स बाहर रह जाएंगे तो आप मुझे बता दें फिर कौन इधर बात करेगा? लेकिन इनके इससे कोई गरज नहीं है। इमरान खान अपने मुफाद के लिए, उनके जो उधर चहेते असद केसर को मैं सुनता हूँ, 1 मिनट पहले एक बात करते, 1 घंटे 2 के बाद फिर दूसरी बात करता है। आप इस वक्त हाँ बिल्कुल। अब अभी असद कैसर ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वफाक के साथ नहीं चलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सूबा सफर करेगा अगर यही सूरत हाल रही? ये तो गुमान साहब, ये तो बगावत ही है ना, इसको तो बगावत के जिम्मे, ये अगर हम कहते तो शायद हम तो कितने गद्दार होते हैं। हम तो कभी पाकिस्तानी रहे नहीं। हमारे लिए अगर ये बातें हम करते, देखिए 2010 में जब हमने 18 अमेंडमेंट पास किया था तो हमारा सुबह खुशहाल हुआ था। आपको याद है कि एक तरफ हम दहशतगर्दी के साथ लड़ भी रहे थे, दूसरी तरफ हम डेवलपमेंट भी कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज भी बनाए थे। हमारा सुबह बहुत माशी खुशहाल था। जब से ये 2013 से ये लोग आए, हमारे सुबह नीचे जा रहे। इस वक्त देखे, हम जब हुकूमत छोड़ रहे थे तो 86 अरब मकरूज था, अब इस वक्त 1000 अरब मकरूज है। और अभी देखे कि ये 5 साल जिस तरीके असद केसर कहते हैं कि जी वो वहां पे बात ना करे, तो जब आप मरकज से बात नहीं करें, मरकज के साथ मिल जाए, तो आप हक की बात नहीं करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप हमारे सुबह ही सफर करेगा ना। अभी इस वक्त भी उसके पास
तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, और ये पता नहीं ये इमरान खान सही। हमारे सूबे की जिम्मेवारी बनी है क्या? इमरान खान हमारे सूबे पुख्तून इसको आजाद कराएगा? अगर उसने कोई केस की तो अदालतों में करे ना, अदालतें तो चल रही है उस पर। तो हमारी सुबह उसके कुर्बानी का बकरा बना रहे, हमारे कौम को कुर्बानी का बकरा बना रहे, तो ये तो बदकिस्मती है, हम इसको कह सकते, क्योंकि हमारे सूबे के साथ जो नाइंसाफी। लेकिन ये जो इख्तिलाफात की बातें चल रही हैं जाहिद साहब, आपको भी नजर आ रहा है कि वाकई शेर अफजल मरवत साहब का नैरेटिव कुछ और है, असद कैसर साहब का नैरेटिव कुछ और है, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का नैरेटिव कुछ और है, बानी पीटीआई खान साहब जो हैं उनका नैरेटिव कुछ और है। यार बदकिस्मती पीटीआई के साथ क्या हुआ है, वो वकीलों के आगे लग गई, उसके निगरान सारे वकील हो गए, जो कुछ नजर नहीं आते थे, इनके जो अपने लोग हैं वो किधर है? एक असद कैसर से पूछे कि भाई तेरे बात कहाँ कौन सुनता है? फिर तो इमरान खान को चाहिए था कि असद कैसर को सरबराह बनाते, क्योंकि एक सियासी तो है ना। हाँ। एक वक्त तो गुजारा है। तो आप समझते हैं कि जो असद कैसर का बयान है वो बगावत के जुमरे में आता है जाहिद साहब? इसमें कौन सा बगावत के जो है? बगावत जो उसने की बात की है ना कि वो चीफ मिनिस्टर उधर नहीं, ये बगावत के जिम्मे में बिल्कुल आता है। और अगर ऐसी सूरत हाल हो तो कल तो वो गवर्नर रूल उधर लगा दे, गवर्नर के सुबह चल ही नहीं रहा है ना, दहशतगर्दी वहां उरूज पे है। आपने देखा ना कि अभी विशाल में जो हुआ, उससे पहले शिमाली वजीरिस्तान में जो हुआ, वहां हमारे तो रोज ही मसला वही है। हम एक तरफ तो दहशतगर्दी का शिकार है, जो पिछली हुकूमत ने सारे लेके आए थे इसी नहीं, लेकिन जाहिद साहब गवर्नर रूल कौन लगाएगा फिर? शहबाज शरीफ साहब, अथॉरिटी तो उनके पास होगी ना। जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है ना, वो लगाते हैं ना। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती होगी, हमारी कौम और हमारी सूबे की बदकिस्मती होगी, हम समझते हैं। क्योंकि अभी अगर ठीक है जाहिद साहब, ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, जाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। करमानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त काबीना के इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो करमानी साहब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, माजी में आपको याद होगा कि खुद मियाँ साहब भी अपने केसेस के हवाले से बात करते रहे हैं, दबाव के हवाले से बात करते रहे हैं। आप उन तहफ़्फ़ुज़ात और ये जो 6 मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया है सर, इनमें आप क्या फ़र्क देख रहे हैं बुनियादी, और ये मामला रुकेगा कहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक कर गई बीच में, आखिरी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जितना मुझे समझ आया मैं अर्ज़ करता हूँ, शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में पहले भी बारहा कमीशंस बन चुके हैं, और जो उन कमीशंस का फिर हाल हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई बहुत सेंसिटिव मामलात पे भी कमीशन बने, लेकिन उसका रिजल्ट जौन सा था वो आज तक आवाम के सामने नहीं आया, वो किताबों में ही रह गया कहीं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब कमीशन बन गया है और एक रिटायर्ड जज साहब को उन्होंने उसका सरबराह या उसका मेंबर बना दिया है। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द आउटकम कि अब क्या बनता है। अल्लाह करे कि वो कोई उसका कोई कंक्लूड करें उसको, और इस कमीशन का भी हाल पुराने कमीशनर जैसा ना हो। लेकिन करमानी साहब, मैं सवाल आपसे ये भी कर रहा था सर कि माजी में आपको याद होगा कि खुद मियाँ साहब भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, खुद मुस्लिम लीग नून जो उनके खिलाफ केसेस चले उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। आप समझते हैं कि वाकई ये मामला इंतहाई हसास है? और दूसरा, एक रिटायर्ड जज जो है वो सिटिंग जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या उन तहफ़्फ़ुज़ात की तहकीकात कितने मौसर अंदाज से आपकी नज़र में कर सकते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि चूंकि जो खत लिखा गया था वो तो लिखा गया था चीफ जस्टिस साहब को, और चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं। बेहतर होता कि वो इस मामले को खुद डील करते, बजाय इसके कि एक रिटायर्ड जज को आगे कर दिया गया। मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज कर सकता हूँ, सिंस द मैटर इज सब जुडिस नाउ, लेकिन बेहतर होता कि इसको चीफ जस्टिस साहब खुद टैकल करते, और अगर कोई गलत फहमी पैदा हुई है दो कुछ जजेस और इदारों के दरमियान, तो उस गलत फहमी को दूर होना चाहिए जी।
लेकिन इसी के साथ साथ करमानी साहब अगर आप देखें तो अब तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसी के साथ साथ माजी करीब में आपको याद होगा कि जो लोग जेलों में थे, जिनके खिलाफ केसेस थे, अब वो अहम ओहदों पर हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये फ़िज़ा एकदम तब्दील क्यों हुई। आप सर क्या माहौल देख रहे हैं कि वाकई ये माहौल अचानक तब्दील कैसे हुआ कि जो लोग जेलों में थे वो अब अहम ओहदों पर मौजूद हैं? देखिए, एक तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि सानहा 9 मई को और कोई 2 महीने में 1 साल हो जाएगा। एक तो जो ये 9 मई का सानहा हुआ, मैंने बारहा उसके ऑन द रिकॉर्ड मैंने मजम्मत की है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उस सानहे की मजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता, जिसमें पाकिस्तान की रियासत पर, फौज पर, शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। तो लेकिन मैंने देखा कि उसमें जरा थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया, और उसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो पीटीआई बैक्ड लोग, इंडिपेंडेंट्स कह ले जिनको, जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से बैठे हैं असेंबलियों में, वो काफी तादाद में होकर आए। तो मैं समझता हूं कि उस चीज ने भी थोड़ा सा उनके लिए आसानियां पैदा की, और फिर केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट का बन जाना, उनके चीफ मिनिस्टर का आ जाना, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ उनको रिलीफ तो मिला है जी, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शंस। अच्छा, वो सर रिलीफ किसकी तरफ से, आप क्या समझते हैं? मैंने, अदालतों ने दिया रिलीफ जी, और किसने दिया उनको रिलीफ? जाहिर है अगर एक शख्स जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस है, और अगर वो अहम ओहदे पर आता है या अहम ओहदे पर या ओहदों पर आता है, तो अदालतें मौजूद है ना, अदालतें मौजूद हैं, उनको चाहिए था उनका नोटिस लेते। तो ये तो अदालतों का काम है ना, ये मेरा आपका काम नहीं है। हम तो हाईलाइट कर सकते हैं एक चीज को कि जी ये गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, ठीक करना, वो अदालतों का काम है। लेकिन बदकिस्मती ये है, लेकिन इसी के साथ साथ इसी के जो है वो ईंटों पर खड़ा है। एक आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ करमानी साहब, अगर मैं एक मुख्तसर सवाल रखूं कि पंजाब के अंदर अब जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें अगर आप देखें तो मोहसिन नकवी साहब को शायद पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, नून लीग भी सपोर्ट कर रही है। आप जैसे जो सीनियर सियासतदान रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, साद रफ़ीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, सर ये सेनेट में नहीं आ सके, मोहसिन नकवी साहब और जो दीगर उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत की जा रही है। ये आप क्या देख रहे हैं सर, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? नादिर साहब, मैं दूसरों के बारे में तो कुछ अर्ज नहीं करूंगा। मैं तो बहुत पहले से रिकॉर्ड पर हूं कि ना तो मैं इस सेनेट के लिए इंटरेस्टेड था टिकट के लिए, ना ही मैं अवेलेबल था। और बाकी जो लोग हैं, आई डोंट नो उनके अपने कोई रीजन क्या है, ये क़यादत के फैसले होते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़ात तक तो मैंने ना किसी से रब्ता किया, ना मेरी ख्वाहिश थी, ना है, ना होगी। और मैं ना अवेलेबल हूँ, ना मैं इंटरेस्टेड था। बाकी रह गई जहाँ तक की बात मोहसिन नकवी साहब या आपने जो दीगर लोगों का कहा है, जाहिर है जी वो जो मुख्तलिफ लॉबीज होती हैं, और जब देखें बात फिर वहीं आ जाती है नादिर साहब के जो पावर पॉलिटिक्स होती है, उसमें जब आपने फेवर लेनी होती हैं तो फिर आपको फेवर्स देनी भी पड़ती हैं। तो ये वो वही वाला मामला है कि ठीक है सर, ये माय बैक आई स्क्रैच योर्स। हाँ सर, इस फेवर पे हम बात करते हैं, लेकिन अगर इजाजत दें तो सर यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नासिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हम उनसे ये बात कर रहे थे ख़ास तौर पर जो सेनेट के इलेक्शन है उस हवाले से। करमानी साहब, अब ब्रेक से पहले सर जो आप एक फ़ायदे के हवाले से बात कर रहे थे, अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा चुके हैं कि कुछ जो काबीना में लोग शामिल हैं वो इस वजह से भी शामिल हैं कि शायद हुकूमत जो है वो चल सके। तो आपको लगता है कि वाकई काबीना में कुछ लोग इसलिए शामिल हैं और वो मजबूरी के तहत शामिल हैं ताकि हुकूमत जो है वो चल सके? देखिए, मैं तो पहले अर्ज कर किया ना कि ये जो पावर पॉलिटिक्स है, इसमें फिर इसी किस्म की कैबिनेट जो सी हैं वो वजूद में आती हैं। मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जब आप फेवर लेते हैं तो फिर आपको फेवर्स एक्सटेंड भी करनी पड़ती हैं। तो ये एक ऐसी काबीना है
जिसमें पॉलिटिकल लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी है और इसमें जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन है। तो लेकिन असल हुकूमत किसी की मजबूती या इस्तेहकाम, उसका सारा दारोमदार दरअसल ये हमारी जो लीडरशिप है, सियासी क़यादत है, उनको सोचना चाहिए कि असल चीज है, लफ्ज होता है डिलीवरी। आपने 6 महीने आपके पास, मैं 6 मंथ समझता हूं कि काफी होते हैं, और इसमें आपको उन लोगों को डिलीवर करना होगा जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हैं, जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, हैवी सुई गैस के, बिजली के, और अब तो पानी के बिल हजारों में आना शुरू हो गए हैं। तो बात ये है कि सही, लेकिन माजरत करमानी साहब, आपकी सर बात में काट रहा हूं सर, माजरत उसके लिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फिर शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा हुकूमत ने क्या फेवर ली है कि जिसके बदले फिर ये उनको फेवर देनी पड़ रही है? देखिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या फेवर ली है, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं तो एक जनरली एक अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ कि अगर कोई नॉन इलेक्टेड लोग कैबिनेट में आए, जिन्होंने के अभी भी कुछ लोग नॉन इलेक्टेड हैं, अभी सेनेट के इलेक्शन होने हैं, तो जाहिर है वो किसी को फेवर दी गई है ना, और फेवर आप किसी एरे गैरे को तो नहीं देते, उसी को फेवर दी जाती है जिससे आगे की आपको रेसिप्रोकेशन की तवक्को हो। तो अब ये तो एक देखे ना, एक मिला जुला सा एक म्यूचुअल, जिसको कह लें कॉम्प्रोमाइज, कन्वीनियंस का एक सिस्टम बना है, क्योंकि हाथ डालने को तैयार कोई नहीं था मरकज में, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये भारी पत्थर उठाया है। लेकिन असल चैलेंज ये नहीं है कि किसी, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर पाकिस्तान, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं जो लोग अपने आप को दावा करते थे। असल चीज ये है कि अगर ये गवर्नमेंट डिलीवर करती है, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं मोहतरम करने दी, कि जो इस कौम के रियल इश्यूज हैं, लोग पावर्टी लाइन से नीचे गिर गए हैं करोड़ों की तादाद में, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लोग बिजली के, गैस के बिल नहीं दे पा रहे, दीज आर द रियल इश्यूज। अब आज एक रिपोर्ट मैंने सुनी है कि जी उन्होंने कंपैरिजन किया है, बहुत प्राइम टीवी चैनल ने ये बात कही अपनी बुलेटिन में, कि जो लाहौर में इस वक्त जो फल और सब्जियां हैं, ये दूसरा शरा जा रहा है रमजान का, उनमें कोई सस्ती नहीं हुई, वो महंगी ही बिक रही हैं। और इसके अगेंस्ट कर्क में जौन सी सब्जियां और फल हैं, उनकी कीमतों में कमी आई है। तो देखिए, असल चीज है डिलीवरी। अगर कोई डिलीवर करेंगे, असल चीज डिलीवरी, ठीक है, बिल्कुल सर। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने का इशारा किया जा रहा है। अब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, आसिफ करमानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर जरका साहब हमारे साथ मौजूद होंगी और हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, ख़ासतौर पर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी, फिर जो कमीशन की तश्कील का फैसला है उस हवाले से भी पीटीआई का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर डॉक्टर जरका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। अब आज जो काबीना का इजलास हुआ, उस इजलास के बाद आपके सामने होगा कि एलामिया के मुताबिक जिलानी साहब जो हैं वो कमीशन को हेड करेंगे। आप क्या देख रही हैं कि ये मामला कहाँ रुकेगा? आप, क्योंकि तहरीक इंसाफ के तो इस कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझती हैं कि ये कमीशन किसी नतीजे पर पहुँच सकेगा? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बात ये है जी कि इस वक्त एक वो कहते हैं ना, आपका बाजू भी मरोड़ दिया, मुंह पे भी पट्टी बांध ली, तो ये सब जो इस वक्त हथकंडे चल रहे हैं, देखिए, एक पाकिस्तान अगर अपने आप को एक जमहूरियत कहता है तो फिर जमहूर का हक है, हमारा आइन हक देता है आज़ादी हक राय दही की। अगर आप ये हकूक़ लोगों से ले लेंगे तो वक्ती तौर पे तो आप लोगों को चुप करा लेंगे, जिस तरह आपने कराए में, लेकिन पाकिस्तान की 60% जो नौजवान नस्ल है वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी। और पाकिस्तान, हम अपने इदारों की भी इज़्ज़त करते हैं, अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करते हैं, छोटों को भी प्यार करते हैं। हमें मिलजुल के आगे जाना है। 75 साल की ये कौम अगर सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, ये सब पार्टियों की है, सब पाकिस्तान के रहने वालों की है। तो हमारे हुक्मरानों को कुछ सोचना है। अब पाकिस्तान उस पॉइंट पे पहुंच गया है कि 20 साल का सोचना है। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ,
तहरीके इंसाफ को नीचे कर दो, तहरीके इंसाफ की सीटें ले लो, तहरीके इंसाफ की रिजर्व सीट्स ले लो, सेनेट में जाए ना। देखिए ना अब केपी में जो हो रहा है, सारी ये बात है कि केपी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीटें ज़्यादा आनी है सेनेट की। इसको बंद करने के लिए वहाँ से ख़वातीन की नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं पीटीआई की। लेकिन जो मुखालिफ जमातें हैं जिनको आपने लॉटरी में इतनी सारी सीटें दे दी हैं, उनको आप चाह रहे हैं कि उनका हल्फ हो जाए ताकि तहरीके इंसाफ के लोग सेनेट में कम आए। तो ये जो एक हम नाटक कर रहे हैं जिसमें हम एक कठपुतलियों का तमाशा है, ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। हम पाकिस्तान नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात की बातें चल रही हैं। आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ, कोई कह रहा है कि मरवत साहब की अलग लाइन है, असद कैसर साहब की अलग है, बैरिस्टर गौर साहब की अलग है। आप वाकई समझती हैं कि कोई कन्फ्यूजन है पार्टी के अंदर? देखिए जी, जितने रहनुमा हैं वो अपनी अपनी लाइन लेते हैं, मुझे बिल्कुल और अवाम को भी लगता है। क्योंकि देखिए इस वक्त तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? तहरीक इंसाफ का सबसे पहला मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को जो इस वक्त जेल में रखा गया है, उनकी वो जेल, उनके केसेस आपको भी पता है और केस बनाने वालों को भी पता है कि ये ज़्यादा जाली केसेस हैं। इस 200 के करीब जो केसेस हैं, और इसमें जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो जेल में उनको नहीं रहना चाहिए। और तहरीक इंसाफ का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब को हम बाहर निकालें, पहली बात। दूसरी जो बात कि नहीं है, जो कि नहीं है आपके मुताबिक, मतलब आपको क्या लग रहा है? दूसरी बात ये कि जो लोग इस वक्त पिछले 10 महीनों से जेल में हैं, जिनके ऊपर कोई सजा नहीं हुई, आपने उनको बेल्स उनकी हुई हुई हैं, आप उनको निकलने नहीं दे रहे, तो उनका भी हक है कि वो निकले। तो देखिए इनजस्टिस जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैंने कहा भाई हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही पैदा हुए, यहीं पे मरेंगे। लेकिन एक शऊरी आवाज़ उठाना ये हमारा हक है और हम इसी तरह उठाते रहेंगे, हक के लिए, सच के लिए। और अवाम बड़ी समझदार है, आपको पता है, अवाम को पता है क्या बात सही है, क्या गलत है, क्या गलत है। लेकिन डॉक्टर साहबा अभी जो सेनेट के टिकट्स के हवाले से बात की जा रही है कि शायद जैसे माजी में तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो इस दफ़ा भी कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की सिलेक्शन जो है वो शायद मुनासिब नहीं है। आप समझती हैं कि वाकई कुछ लोग हैं जो मिसिंग हैं, जिनको सेनेट में होना चाहिए था? देखिए ये तो देखें जी, जब भी सीटें अनाउंस होती हैं वो उसके ऊपर हमेशा कंट्रोवर्सी होती है, इसलिए क्योंकि जिसका नाम नहीं आता वो कहता है मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो ये तो एक ऐसी बहस है जो अजल से अब तक चलेगी। देखिए जो भी सेनेट में आए, जो भी आए, वो अपना काम करे, जिस मौक़िफ़ के साथ वो आया है उसको लेके चले। एक खाली कुर्सी, एक खाली सेनेट की सीट ले लेना आपका नस्बुल-ऐन नहीं होना चाहिए। हमें सेनेट में अवाम की रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमें ओवरसाइट करनी है गवर्नमेंट की, और हमें लेजिस्लेशन करनी है। जो काम हमारा है वो हमें करना चाहिए और वो दर्जा उत्तम करना चाहिए, ताकि हम जब, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए ये कह सकती हूँ कि जब मेरे 6 साल पूरे होंगे तो मैं उसका हिसाब, अभी भी 3 साल का हिसाब देने को तैयार हूँ, और मुझे पता है कि मैं दूसरों का हिसाब मांगती हूँ तो पहले मुझे अपना हिसाब देना है। तो अगर लेकिन डॉक्टर साहब अब सेनेट के अंदर आप मौजूद भी हैं, जैसे आपने कहा कि आप आवाज़ उठाते रहेंगे ऐवान के अंदर भी और बाहर भी, तो सेनेट के अंदर अब ये तमाम हालात आपके सामने हैं। तो पीटीआई क्या इरादा रखती है? कोई मोशन लाने का इरादा रखती है, कोई करारदाद लाने का इरादा रखती है, कोई बिल लाने का इरादा रखती है? देखिए जी, इस वक्त तो हमारा सेनेट में, क्योंकि देखें ना इलेक्शंस जो हुए 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे उनमें पीटीआई की 200 से ज़्यादा सीटें थी। अगर वो सीटें हमसे ना ली गई होती तो इस वक्त सबको पता था कि सेनेट में मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ की आनी थी। लेकिन जो हालात हुए वो आपके सामने हैं, और जो हो रहे हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं। तो तहरीक इंसाफ को एक मेजॉरिटी से माइनॉरिटी बनाने की इस वक्त कोशिश है। बहरहाल ये इन तरीकों से रिजल्ट कोई नहीं आना। आप इस वक्त देखें हुकूमत का क्या हाल है। हुकूमत का हाल ये है कि जो मुश्तरका मफादाती काउंसिल है उसमें आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसको आपने निकाल बाहर किया, और आपने फॉरेन मिनिस्टर को लगा दिया। मतलब ये हो क्या रहा है, आप मुझे बताएं। लेकिन सेनेटर साहिबा, यहाँ पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया कि खान साहब को बाहर लाने के लिए सबसे पहले तो ये बात नुक्ता यही होना चाहिए,
तो आपकी ज़ाती राय जानने की कोशिश करूंगा कि ये फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है आपकी नज़र में, गौहर साहब की या असद कैसर साहब की, या आपका ज़ाती तौर पर गिला किससे होगा? देखिए जी, मैं तो ना कोर कमेटी में हूँ, मैं एक सेनेटर हूँ, मैं अपना काम पूरा करती हूँ। इससे आगे मुझे पता नहीं, मेरे आगे एक काली चादर है। जो आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं वो मुझे मिलती है, तो मेरी कोई एक्सेस नहीं है इससे आगे की इंफॉर्मेशन पे, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, मुल्क भर में जलसे भी होंगे, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ भी मौलाना साहब को ज्वाइन करेगी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाजी तहरीक में, या करना चाहिए आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में जी इस वक्त पाकिस्तान को हमें थोड़ी सी होश के नाखून लेने चाहिए। इस वक्त हमारा रीजनल स्टेज बहुत गर्म है। आप देखें अफगानिस्तान के साथ आपका बॉर्डर छिड़ा हुआ है, तुर्बत आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमें सोच समझ के आगे चलना चाहिए। इस वक्त अमेरिका और चाइना की एक वॉर चल रही है जो कि एक्चुअल जंग नहीं होगी, लेकिन थिएटर्स दुनिया में मुख्तलिफ उन्होंने उधर आग लगा देनी है। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस्तेमाल ना हो, हमारे केपी में थिएटर ना बन जाए, हमारे बलूचिस्तान में जंग का थिएटर ना बन जाए। हमें सोच समझ के आगे चलना है, हमें मिनहसुल कौम आगे चलना है और हमें अपने मुल्क का सोचना है। तो मेरी तो अदना सी यही राय है, तहरीक इंसाफ भी इस मुल्क का हिस्सा है, इस मुल्क की जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे चले जिसमें आम आदमी का हक उसको मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम। नाज़रीन, डॉक्टर ज़रका साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जो खान साहब के खिलाफ केसेस हैं उसका पहला नुक्ता यही होना चाहिए कि वो केसेस कैसे ख़त्म हो और खान साहब कैसे बाहर आएँ। अब सेनेट के अंदर देखें कि आने वाले दिनों में फिर पार्लिमान के अंदर और बाहर तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।